मुझे लगा था कि मैंने बस एक बेहद शर्मीली और अंतर्मुखी कैट गर्ल को गोद लिया है। ऐसी लड़की जो मुझसे 3 सेकंड से ज्यादा नजरें मिलाए तो शर्म से बेहोश हो जाए। लेकिन अगले ही दिन मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ। मेरे शरीर से एक मीठी दूध जैसी खुशबू आने लगी थी, जिसे मैं लाख कोशिश करने पर भी धोकर नहीं हटा पा रहा था। और ऑफिस की हर महिला सहकर्मी जो भी मेरे करीब आने की कोशिश करती, अगले ही दिन डरी सहमी हालत में नौकरी छोड़ देती। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। लेकिन एक रात मैं अचानक आधी रात से पहले घर लौट आया, और जो नजारा मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वह कैट गर्ल, जो आमतौर पर जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं करती थी, इस वक्त मेरी अलमारी के अंदर घुटनों के बल बैठी थी। वह पागलों की तरह मेरी पहनी हुई हर शर्ट को चाट रही थी। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था जैसे कोई सनकी पागल हो। मैं डर कर पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वह मुझ पर झपट पड़ी। उसके नुकीले नाखून सीधे मेरी गर्दन पर आ टिके। मुझे लगा वह मुझे मार डालेगी, लेकिन उसने बस धीमी गुर्राहट के साथ कहा, गंदा हो गया है, हर जगह दूसरी औरतों की बदबू भरी हुई है। मैं अपने मालिक को अंदर से बाहर तक अपनी खुशबू से भर दूंगी। फिर देखती हूं कौन तुम्हारे करीब आने की हिम्मत करता है। मेरी गर्दन पर नाखूनों की चुभन ऐसी थी कि मैं निगलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वह गाढ़ी दूध जैसी खुशबू मुझे चारों तरफ से जकड़ रही थी। म्याऊं, तुम तुम पहले शांत हो जाओ। मैंने सूखे गले से उसे समझाने की कोशिश की। मेरे ऊपर बैठी वह लड़की, चाहे इस समय कितनी भी खौफनाक क्यों न लग रही हो, फिर भी उसकी खूबसूरती दिल दहला देने वाली थी। उसकी लंबी पलकों पर आंसू लटक रहे थे। वह इतनी नाजुक और असहाय लग रही थी कि कोई भी उस पर कठोर नहीं हो सकता था। लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द बर्फ जैसी ठंडक लेकर आए। मैं बिल्कुल शांत हूं ना मालिक। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि बीमार हद तक पहुंच चुका जुनूनी लगाव क्या होता है। जिंदा रहने के लिए मैं लकड़ी के पुतले की तरह जड़ बना रहा, और उसे जो करना था करने दिया। वह किसी जंगली जानवर की तरह अपने क्षेत्र पर निशान लगा रही थी। उस अजीब खुशबू से उसने मुझे सिर से लेकर पैरों तक ढक दिया। अगली सुबह जब वह मेरे सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी, मैं बिना जूते ठीक से पहने ही घर से भाग निकला। मैं ऑफिस नहीं जा रहा था, मैं शरण लेने जा रहा था। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं। अगर मैं भीड़ में छिपा रहूंगा तो वह पागल कैटगर्ल दिन दहाड़े आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस ऑफिस को मैं सुरक्षित जगह समझ रहा था, वही मेरी कब्र बनने वाला था। अजीब घटनाएं मेरे ऑफिस पहुंचते ही शुरू हो गईं। हमारी महिला सुपरवाइजर, जिसे हमेशा मुझसे छेड़छाड़ करने की आदत थी, जैसे ही मेरे आधे मीटर के दायरे में आई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे जहरीला जहर सूंघ लिया हो। उसकी आंखें फैल गईं और अगले ही पल उसने बदबूदार काला खून उलट दिया। वह चीखते हुए ऑफिस से भागी, और उसी दोपहर उसने पागलों की तरह जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। मैं अपनी सीट पर बैठा ठंडे पसीने में भीग रहा था। म्याऊं का अधिकार जताना भले ही खतरनाक था, लेकिन सुपरवाइजर की यह हालत तो किसी भूत प्रेत से कम नहीं लग रही थी। जब मैं लगभग पुलिस बुलाने वाला था, तभी कंपनी में नई सीईओ आ गई। उसका नाम था चू शुआंग। चू शुआंग बेहद खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी और दबदबे वाली महिला थी। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद उसने बिना मेरी राय पूछे एक फाइल मेरे सामने रख दी। उसने कहा कि एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करना है, और फिर सीधे आदेश दिया कि मैं उसे अपने घर लेकर जाऊं। सामान्य दिनों में मैं तुरंत मना कर देता, लेकिन उस दिन मैंने हैरानी की बात यह की कि मैं मान गया, क्योंकि मैं घर में मौजूद उस कैटगर्ल से बेहद डरा हुआ था। मेरे मन में एक पागलपन भरी उम्मीद थी। चू शुआंग जैसी मजबूत और खतरनाक महिला की मौजूदगी से शायद घर वाली सन की लड़की थोड़ा डर जाए। जब मैंने घर का दरवाजा खोला, मेरा दिल गले तक आ गया। म्याऊ मेरी बड़ी सफेद शर्ट पहनकर सोफे के कोने में सिकुड़ी बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने चू शुआंग को देखा, उसके कंधे कांप उठे, आंसू लगातार बहने लगे, और वह फिर से वही मासूम लड़की बन गई जो 3 सेकंड तक आंख मिलाने पर बेहोश हो जाती थी। चू शुआंग ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी ऊंची एड़ी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह सीधे मेरे पास आई और जानबूझकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया,
फिर उसने ऊपर से म्याऊं की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, यही है तुम्हारा पालतू? इतनी डरपोक? इसे जल्दी निपटा देना ही बेहतर होगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूरा लिविंग रूम अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। छत का झूमर तेज चीखती हुई आवाज़ें निकालने लगा और पागलों की तरह टिमटिमाने लगा। भारी खामोशी पूरे कमरे पर छा गई और उसी दमघोंटू सन्नाटे के बीच एक भयावह दृश्य शुरू होने वाला था। छू शुआंग का ठंडा और खूबसूरत चेहरा मोम की तरह अजीब ढंग से पिघलने लगा। मेरे कंधे पर रखा उसका हाथ पल भर में काले सूखे बेलनुमा लताओं में बदल गया, जिन पर नुकीले कांटे उगे हुए थे और जिनसे सड़ी हुई बदबूदार नमी टपक रही थी। उसने भूतिया कर्कश आवाज में कहा, अद्वितीय शुद्ध यांग शरीर, तुमने इसे अच्छी तरह छिपा कर रखा था। तुम्हें पूरी तरह चूस लेने के बाद मैं 100 साल की सीमा पार कर जाऊंगी। इतना कहकर उसने अपना खूनी विशाल मुंह खोला और सीधे मेरी गर्दन की धमनी पर झपट पड़ी। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया। सब खत्म हो गया। मैंने खुद ही भेड़िए को घर में घुसा लिया था, लेकिन ठीक उसी निर्णायक क्षण धड़ाम, एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी बिजली की तरह हवा को चीरती हुई फूट पड़ी। जो म्याऊं म्याऊं अभी कुछ क्षण पहले तक कमजोर और मासूम लग रही थी, वह अब हवा में तैर रही थी। उसकी बर्फ जैसी गोरी त्वचा पर प्राचीन और रहस्यमयी सुनहरे दैत्य चिन्ह उभर आए थे। उसमें राक्षसों जैसी भयावहता का नामो निशान नहीं था, बल्कि वह किसी पवित्र और अछूती देवी जैसी अलौकिक सुंदरता बिखेर रही थी। उसकी पीठ के पीछे की बिल्ली की पूंछ बढ़कर 3 विशाल पूंछों में बदल चुकी थी। उनसे निकलने वाला दबाव मानो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। म्याऊं म्याऊं ने बस हवा में एक उंगली उठाई और उसी क्षण उसकी दबंग शक्ति ने अहंकारी छू शुआंग के आधे शरीर को सीधे चकनाचूर कर दिया। आसमान में खून और मांस के टुकड़े बिखर गए। छू शुआंग दीवार से टकराकर गिरी और भय से कांपती हुई चीखी, नौजीवन स्वर्गीय बिल्ली, तुम जैसी प्राचीन महादैत्य किसी साधारण इंसान की रक्षा क्यों कर रही हो? म्याऊं म्याऊं ने ऊपर से उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर केवल हिंसक हत्या की इच्छा दिखाई दे रही थी। वह बर्फ जैसी आवाज में बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूं, उसके शरीर की खुशबू मेरा निजी निशान है। तुम जैसी नाली की सड़ी हुई कीचड़ भी मेरी चीज को छूने की हकदार नहीं हो। उसी पल मुझे जैसे अचानक सब समझ आ गया। मेरे पूरे शरीर का खून मानो उल्टी दिशा में बहने लगा। कंपनी में वे सभी महिला सहकर्मी जो हर कीमत पर मेरे करीब आने की कोशिश करती थीं, वे इंसान नहीं थीं। वे मेरी विशेष शारीरिक बनावट से आकर्षित हुई निम्न स्तरीय दैत्य थीं। म्याऊं म्याऊं केवल पागलों की तरह जलन नहीं कर रही थी। उसने मेरे शरीर पर जो वह कभी न मिटने वाली मीठी दूध जैसी खुशबू छोड़ी थी, वह दरअसल एक सर्वोच्च दैत्य द्वारा बनाया गया सुरक्षा चिन्ह था। एक ऐसा अंतिम सुरक्षा कवच जो सभी भूतों और दैत्यों को चेतावनी देता था, यह मेरा है। म्याऊं म्याऊं की उंगलियों पर नीली भूतियां ज्वालाएं जल उठीं। अगले ही पल छू शुआंग पूरी तरह राख बनकर हवा में बिखर गई। लिविंग रूम फिर से शांत हो गया। मेरे पैर जवाब दे चुके थे। मैं ठंडे लकड़ी के फर्श पर धड़ाम से बैठ गया और हाँफते हुए बड़ी बड़ी सांसें लेने लगा। म्याऊं म्याऊं मेरी ओर मुड़ी। उसके शरीर पर उभरे उग्र सुनहरे चिन्ह ज्वार की तरह धीरे धीरे गायब हो गए। वह सावधानी से मेरे सामने आई। फिर धप, वह नरमी से घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से सारी हिंसा गायब हो चुकी थी। अब वहां केवल आंसू, बेबसी और टूट जाने का डर था। वह मेरा कपड़ा कसकर पकड़ते हुए कांपती आवाजों में बोली, मालिक, अभी मैं बहुत डरावनी लग रही थी क्या? उसकी आवाज हवा में कांपते पत्ते जैसी थरथरा रही थी। उसके उस बेहद भ्रामक और मासूम चेहरे को देखकर मैंने गहरी सांस ली। दूध जैसी गाढ़ी खुशबू फिर से मेरी नाक में भर गई। डर धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब भावना ने ले ली। मैंने हार मान लेने वाले अंदाज में हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। डरावनी नहीं थी, बस आगे से आधी रात को अलमारी में छिपकर मुझे देखकर मत हंसा करो, ठीक है? म्याऊं म्याऊं ने आज्ञाकारी बिल्ली की तरह मेरी हथेली से अपना चेहरा रगड़ा और सिर हिलाकर हामी भर दी। लेकिन जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसके होंठों पर एक ऐसी विकृत मुस्कान उभरी जिसे मैं देख नहीं पाया।
एक मुस्कान जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। वह मेरे कान के पास झुककर बेहद धीमी फुसफुसाहट में बोली, वो तो नहीं हो सकता। बाहर बहुत सारे बुरे जीव घूम रहे हैं और मालिक इतने भोले हैं, इसलिए उन्हें हमेशा म्याऊं म्याऊं के घर में बंद रहना होगा। उन्हें कहीं जाने की अनुमति नहीं है। उसकी हथेली की गर्माहट महसूस करते हुए और उस मीठी दूध जैसी खुशबू को सूंघते हुए जो अब पूरी तरह मेरे अस्तित्व में समा चुकी थी, मुझे समझ आ गया, इस जीवन में मैं पूरी तरह इस जुनूनी बिल्ली दैत्य के हाथों हार चुका था। जब से चू शुआंग नाम की उस मोहिनी आत्मा को म्याऊं ने एक ही पल में खत्म कर दिया था, तब से उसने अपनी शर्मीली और मासूम बिल्ली कन्या वाली पूरी नकाब उतार फेंकी थी। हालांकि वह आज भी मुझे हर वक्त मालिक कहकर उसी नरम और प्यारी आवाज में बुलाती थी, लेकिन उसके भीतर छिपी विकृत और खौफनाक अधिकार भावना अब इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी का भी सिर सुन्न हो जाए। हालत यह थी कि अब मैं किसी मादा मच्छर तक के संपर्क में नहीं आ सकता था। परसों रात मैं कूड़ा फेंकने नीचे गया था। एक आवारा कुत्ता बस गुजरते हुए मुझे थोड़ा ज्यादा देर तक देख बैठा। अगले ही पल म्याऊं के शरीर से निकला भयानक दबाव उसे ऐसा डरा गया कि वह वहीं जमीन खोदने लगा। आंखें सफेद पड़ गईं और उसी रात कॉलोनी छोड़कर भाग गया। मेरे शरीर से निकलने वाली दूध जैसी मीठी खुशबू अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि कभी कभी उसे सूंघकर मेरे अपने पैरों में भी कमजोरी महसूस होने लगती थी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, म्याऊं, मैं इंसान हूं, मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, नौकरी करनी होती है, काम पर जाना होता है, तभी तो बिल्ली का खाना खरीद पाऊंगा। उस समय वह बड़े आज्ञाकारी ढंग से कालीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझे मोजे पहनाने में मदद कर रही थी। मेरी बात सुनते ही उसकी नीली आंखें पल भर में बिल्ली की पुतलियों में बदल गईं। उसकी ठंडी उंगलियां धीरे से मेरी टखने पर फिर गईं। मालिक अच्छे बच्चे बनिए, बाहर का पैसा बहुत गंदा होता है। अगर मालिक हमेशा घर पर रहें तो म्याऊं की पूंछों से सोना निकल सकता है। एक पूंछ, 1 टन सोना, क्या इतना काफी नहीं है? उसके पीछे लहरा रही 6 विशाल फूली हुई पूंछों को देखकर मैंने शर्मनाक तरीके से एक घूंट लार निगल ली, लेकिन मेरे भीतर बची हुई थोड़ी सी समझदारी चिल्ला रही थी, किसी भी कीमत पर समझौता मत करना। अगर मैंने इस दरवाजे से बाहर निकलना बंद कर दिया तो जिंदगी भर सचमुच उसका पालतू बनकर रह जाऊंगा। यह साबित करने के लिए कि मैं अभी भी सामान्य समाज में रह सकता हूं, मैंने हिम्मत जुटाई और एक नई कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन नौकरी के पहले ही दिन एक नई इंटर्न मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगी। उसका नाम लिन वानर था। 2 चोटियां, मुस्कुराने पर गालों में पड़ने वाले प्यारे डिंपल और हर बात पर मीठी आवाजों में भैया कहना। शुरुआत में मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा फिर कोई राक्षसी प्राणी मेरे दुर्लभ शुद्ध यांग शरीर के पीछे पड़ गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि म्याऊं द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया सुरक्षा कवच उस लड़की पर बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। फिर एक दिन लंच ब्रेक के दौरान लिन वानर ने मुझे पैंट्री में रोक लिया। उसके चेहरे की सारी मिठास अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक घमंडी और ठंडी अभिव्यक्ति ने ले ली। उसने उंगलियों में दबा हुआ बैंगनी ताबीजों निकाला और सीधे मेरी पीठ पर चिपका दिया। शुश! एक अजीब आवाज के साथ कई महीनों से मेरे आसपास मौजूद दूध जैसी खुशबू अचानक दब गई। लिन वानर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अद्वितीय शुद्ध यांग शरीर, और उसे एक जानवर ने साधना के पात्र की तरह इस्तेमाल कर रखा है। भैया, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें एक प्राचीन महादानव ने अपना निशान बना रखा है? ये कहते हुए उसने अपनी स्कर्ट के अंदर से एक छोटी आड़ू की लकड़ी की तलवार निकाली, जिस पर रहस्यमयी मंत्र खुदे हुए थे। मैं लोंगहू पर्वत की 38वीं पीढ़ी की आंतरिक शिष्या हूं। मेरे साथ चलो, मैं उस दानवी बिल्ली से तुम्हें मुक्त कर दूंगी। यह सुनकर कि वह सचमुच राक्षसों का शिकार करने वाली ताओवादी साधिका है, मुझे राहत मिलने के बजाय और भी ज्यादा डर लगने लगा। राक्षस मारने हैं तुम्हारो, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं और मुझे देखते हुए बार बार लार क्यों निगल रही हो? उसकी निगाहें देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह नजर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले उस मोहिनी आत्मा की थी। वह मुझे बचाना नहीं चाहती थी। असल में वह भी मेरे शरीर की ही लालची थी। तभी धड़ाम!
लेन वानर मुझे जबरदस्ती खींच कर ले जाती। उससे पहले ही पैंट्री की मोटी दीवार अचानक ऐसे फट गई जैसे वह मिट्टी की बनी हो। धूल और मलबे के बीच म्याऊं दिखाई दी। उसने वही ढीली सफेद शर्ट पहन रखी थी और नंगे पैर हवा में तैर रही थी। लेकिन इस बार उसने अपना असली रूप छिपाने की भी कोशिश नहीं की। उसकी छह पूंछें नीली भूतियां आग में जल रही थीं और पागलों की तरह पीछे लहरा रही थीं। पूरी मंजिल की खिड़कियां नौ एक साथ फट गईं। भयानक दैत्य ऊर्जा से हवा तक भारी और चिपचिपी हो गई। म्याऊ ने सिर टेढ़ा किया और क्रूर मुस्कान के साथ कहा, कहां से चली आई यही बदबूदार ताओवादी? मेरे इंसान को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आंखों में चमकती लाल रोशनी मानो खून टपका सकती थी। लेइन वानर ने अपनी जीभ काटी और दोनों हाथों से तेजी से मंत्र मुद्राएं बनाई। सिर्फ 6 पूंछों वाली बिल्ली और इतनी घमंडी। देखो, इस स्वर्गीय गुरु का 9 आकाशीय गर्जन, विद्युत महागठन। अगले ही पल सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा कि इस लड़की में सचमुच कुछ क्षमता है, लेकिन म्याऊ ने हाथ तक नहीं उठाया। उसकी छठी पूंछ बस हल्के से झूल गई। छटाक! लेन वानर का गर्व से भरा सुरक्षात्मक स्वर्ण कवच सस्ते कांच की तरह टूटकर बिखर गया। वह दर्द से चीख उठी। अगले ही पल उसका गला किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और उसे दीवार पर टांग दिया। म्याऊ पल भर में उसके सामने पहुंच गई। उसके नुकीले नाखूनों ने साधिका के चेहरे पर लंबा चीरा लगा दिया। उसकी आवाज बेहद मधुर थी, लेकिन सुनने वाले की रूह जमा देने के लिए काफी थी। उसके शरीर की हर इंच त्वचा, उसके सिर का हर एक बाल, यहां तक कि वह जो हवा सांस में लेता है, सब कुछ मेरा है। तुमने उसे जिस हाथ से छुआ है, मैं उसी हाथ को टुकड़ा टुकड़ा करके चबा जाऊंगी। ठीक है ना? आगे का दृश्य इतना खून खराबे वाला था कि मैं देख भी नहीं पाया। बस इतना कह सकता हूं कि लोंगू पर्वत की वह प्रतिभाशाली साधिका एक भी चाल नहीं चल सकी। उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया गया। उसका साधना मन पूरी तरह टूट चुका था और उसी दिन से मेरी किस्मत अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ने लगी। शांत हो गई, सब खत्म हो गया। ताओवादी गुरु का मामला निपटाने के बाद म्याऊ ने अपनी पूंछ समेट ली और ऐसे मेरे सीने से आकर लिपट गई जैसे कोई बच्ची गलती कर बैठी हो। उसके आंसू मेरी शर्ट तक भिगो रहे थे। मालिक, बाहर की दुनिया सच में बहुत खतरनाक है। वहां सिर्फ बुरे राक्षस ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे बुरे लोग भी हैं जो आपको मुझसे छीन लेना चाहते हैं। रोते रोते उसने न जाने कहां से एक चमकती हुई गहरे सुनहरे रंग की जंजीर निकाल ली, जिस पर रहस्यमयी मंत्र जैसे चिन्ह उकेरे हुए थे। उसने बहुत धीरे से वह जंजीर मेरे टखने में बांध दी। जंजीर बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसमें उसकी शरीर की गर्माहट और वह परिचित दूध सी मीठी खुशबू भी मौजूद थी। मैंने खिड़की की ओर देखा। सुरक्षा ग्रिल पूरी तरह बंद की जा चुकी थी। फिर मैंने अपनी बाहों में मौजूद उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर बीमार हद तक गहरी दीवानगी और मोह छाया हुआ था। वह मुझे कसकर पकड़े हुए थी, जैसे कभी छोड़ना ही न चाहती हो। अचानक मैंने संघर्ष करना छोड़ दिया। तो मालिक, अब से कहीं मत जाइएगा, ठीक है? उसने सिर उठाया। उसकी नीली आंखों में एक अजीब और खौफनाक प्रेम चमक रहा था। म्याऊ आपकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करेगी। हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। छन्ना! मेरे टखने की जंजीर से हल्की टकराहट की आवाज आई। उसी समय कमरे के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। वह खाना लेकर आ रही थी और मुझे भी अपनी निजी सुनहरे पिंजरे की चिड़िया वाली जिंदगी जारी रखनी थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता था। और सच कहूं तो इस अभिशप्त दूध सी खुशबू वाले घेरे में रहते रहते मुझे खुद भी इसकी आदत पड़ने लगी थी। बीमार मोहब्बत वाली उस खूबसूरत लड़की द्वारा पाले जाने का यह तीसरा महीना था। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। खाना सामने आ जाता था। हर जरूरत बिना कहे पूरी हो जाती थी। मैं लगभग एक निकम्मे पालतू जीव की तरह जी रहा था। बेडरूम का दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुला, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे इसमें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी, क्योंकि म्याऊ ने सचमुच अपना वादा निभाया था। उसने सोने की ईंटों के छोटे छोटे पहाड़ लगा दिए थे। मेरे लिए सबसे महंगा और हाई एंड गेमिंग कंप्यूटर खरीद दिया। यहां तक कि पानी पीने का गिलास भी हीरों से जड़ा हुआ चमकने वाला कप बन गया था। मेरी रोज की जिम्मेदारी बस इतनी थी कि असली चमड़े के सोफे पर लेटा रहूं और वह
वह लड़की जिसकी खूबसूरती मानो दुनिया की सीमा हो, किसी पूर्वज की तरह मेरी सेवा करती रहती। कभी अपनी मुलायम रोएंदार पूंछ मेरी पीठ के नीचे रख देती, कभी मेरे सिर की मालिश करती, कभी मेरे लिए फल काटती। लेकिन इंसान जब पेट भरकर आराम से रहने लगता है तो बेवजह सोचने लगता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, म्याऊ, तुम तो प्राचीन नौजीवन वाली दिव्य बिल्ली हो। अगर तुम चाहो तो दुनिया में शुद्ध यांग शरीर वाले लोग भले दुर्लभ हों, लेकिन दूसरा कोई तो मिल ही सकता है। फिर तुम एक साधारण नौकरी पेशा इंसान से ही इतनी जिद क्यों कर रही हो? इतनी दीवानगी क्यों? उसके हाथ अचानक रुक गए। कमरे की हवा एकदम शांत हो गई। म्याऊ ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी गहरी नीली आंखों में आज न पागलपन था न जुनून। उनमें सिर्फ ऐसा दुख और लगाव उमड़ रहा था कि मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, मालिक, क्या आपको सचमुच कुछ भी याद नहीं है? उसने अपनी उंगली हल्के से आगे बढ़ाई। अचानक मेरे सामने नीली रोशनी से बनी यादों की एक विशाल तस्वीर खुल गई। उस तस्वीर में 10 साल पुरानी एक तूफानी रात थी। बिजलियां चमक रही थीं, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस समय मैं सिर्फ एक मिडिल स्कूल का छात्र था। फटी हुई छतरी पकड़े हुए पुराने शहर की एक सुनसान गली से गुजर रहा था। गली के सबसे अंदर भयानक बदबू फैलाते कई निम्न स्तरीय दुष्ट आत्माएं एक मरती हुई सफेद बिल्ली को घेर कर खड़ी थीं। उस बिल्ली का शरीर बुरी शक्तियों के हमले से छलनी हो चुका था। उसके पूरे शरीर पर हड्डियों तक दिखने वाले गहरे घाव थे। सफेद पर खून से रंगकर गहरा लाल हो चुका था। वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह थी नौजीवन वाली दिव्य स्वर्गीय बिल्ली। वह अपनी 100 साल में एक बार आने वाली बिजली की परीक्षा पार कर रही थी। लेकिन उसी दौरान दुश्मनों ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया था। उसकी सारी साधना नष्ट हो चुकी थी और वह अपनी दिव्य स्थिति से गिरकर मौत के किनारे पहुंच गई थी। लेकिन उस समय का मैं ये सब नहीं जानता था। मेरी नज़र में तो बस कुछ जंगली कुत्ते एक बेचारी आवारा बिल्ली को परेशान कर रहे थे। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने दीवार के पास पड़ा आधा टूटा ईंट का टुकड़ा उठाया और सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। मैंने पागलों की तरह मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। बेशक एक साधारण इंसान की ताकत उन दुष्ट आत्माओं पर कोई असर नहीं डाल सकती थी। जल्द ही मेरा पूरा शरीर घायल हो गया, खून बहने लगा। लेकिन तभी जब एक दुष्ट आत्मा उस सफेद बिल्ली की गर्दन काटने वाली थी, मैं उसके सामने कूद पड़ा। मैंने अपनी जान की परवाह के बिना उसे बचा लिया। मेरी बांह पर एक गहरा चीरा लग गया और उसी पल मेरे शरीर से निकला खून सफेद बिल्ली के मुंह में टपक पड़ा। अत्यंत दुर्लभ शुद्ध यांग रक्त। एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी अचानक उस लड़के के शरीर से फूट पड़ी। उस रोशनी ने न केवल सारी निम्न स्तरीय दुष्ट आत्माओं को उसी क्षण चकनाचूर कर दिया, बल्कि उस सफेद बिल्ली की बिखरती हुई आत्मा को भी जबरन स्थिर कर दिया। यादों के दृश्य में छोटा लड़का खून की कमी से पीला पड़ चुका था। आखिरकार वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और वह सफेद बिल्ली मुश्किल से रेंगते हुए उसके पास पहुंची। उसने अपने खून से सने छोटे से जीभ से लड़के के गाल को धीरे धीरे चाटा। उसकी आंखों में उसी क्षण एक ऐसी भावना अंकित हो गई जो जन्मों जन्मों तक कभी मिटने वाली नहीं थी। एक ऐसा जुनून जो कई जन्मों तक उसका पीछा करता रहेगा। उस शुद्ध यांग रक्त की एक बूंद ने मेरी जान बचाई थी और उसी ने हमारी किस्मतों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। म्याऊं म्याऊं की आवाज ने मुझे स्तब्धता से बाहर निकाला। वह धीरे धीरे मेरी उस बांह को सहला रही थी जिस पर वर्षों पहले बना घाव अब भी मौजूद था। उसकी आवाज अचानक कांपने लगी। मालिक, क्या आपको लगता है कि सर्वोच्च शुद्ध यांग शरीर कोई वरदान है? राक्षसों की दुनिया में यह सबसे बड़ा अमृत है, लेकिन स्वर्गीय नियमों की नजर में यह ऐसे व्यक्ति की निशानी है जो 20 वर्ष की उम्र से ज्यादा नहीं जी सकता। आपकी आत्मा बहुत ज्यादा शुद्ध है, यहां तक कि यमराज भी आपकी आत्मा पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। 20 साल, और मैं तो इसी साल 20 वर्ष का हुआ था। अब समझ आया कि बचपन से ही मैं लगातार बीमारियों और हादसों से क्यों घिरा रहता था। अब समझ आया कि पिछले 6 महीनों से मुझे हर समय ठंड क्यों महसूस होती थी। यहां तक कि रात को सोते समय भी मुझे काले और सफेद यमदूत अपने बिस्तर के पास मंडराते दिखाई देते थे।
म्याऊं म्याऊं की आंखें लाल हो गईं। बड़े बड़े आंसू मेरी हथेली पर गिरने लगे। उनमें अजीब सी गर्माहट थी। आपको क्या लगता है, मैं आपके शरीर पर इतनी गहरी दूध जैसी खुशबू क्यों छोड़ती रही? वह कोई साधारण खुशबू नहीं थी। वह मेरा मूल आंतरिक रत्न था। मैंने अपनी साधना, अपनी किस्मत, सब कुछ एक सुरक्षा कवच में बदलकर आपके ऊपर बिछा दिया। केवल मेरी प्राचीन महान दानवी आभा ही आपकी असली गंध को पूरी तरह छिपा सकती थी। तभी अधोलोक के दूत आपको ढूंढ नहीं पाते। उसने अचानक मेरे टखने पर बंधी गहरे सुनहरे रंग की जंजीर को पकड़ लिया। उसकी आंखों में फिर वही डरावनी सनक और पागलपन चमक उठा। ये कोई जंजीर नहीं है, ये तो जीवन मृत्यु को साझा करने वाला बंधन है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको कैद कर रही थी? नहीं, मैं तो यमराज की मृत्यु पुस्तक से आपकी जिंदगी छीनने की कोशिश कर रही थी। जब तक आप इस सुरक्षा कवच से बाहर नहीं जाएंगे, जब तक आपके शरीर पर हमेशा मेरी खुशबू रहेगी, तब तक स्वयं स्वर्ग का राजा भी आपको मुझसे नहीं छीन सकता। सच सामने आने के उस पल मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरे दिल को जोर से जकड़ लिया हो। इतने समय तक मैं उसे एक पागल, असामान्य और सनकी प्राणी समझता रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल हिंसा और कैद के जरिए अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। लेकिन कौन जानता था कि इस दम घोंट देने वाले प्रेम के पीछे एक ऐसा देवता छिपा था जो कभी कीचड़ में गिर चुका था, जो सिर्फ एक बूंद रक्त का एहसान चुकाने के लिए अपनी 9 जिंदगियां तक दांव पर लगाने को तैयार था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई मुझे उससे छीन ले जाएगा। उसे डर था कि मैं मर जाऊंगा। वह भय कि जैसे ही मैं उसकी नजरों से ओझल होऊंगा, मैं राख बनकर मिट जाऊंगा। आखिरकार उसी भय ने उसके प्रेम को एक बीमार जुनून का रूप दे दिया था। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। म्याऊं म्याऊं बुरी बच्ची है। मैंने आपको बहुत दुख दिया। उसने मेरी खामोशी को अस्वीकार समझ लिया। उसकी आंखों में निराशा की झलक उभरी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, बिल्कुल उस अपराधी की तरह जो अपनी सजा सुनने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी बाहों में खींच लिया। मेरे शरीर की गर्माहट और उसके शरीर से आती मीठी दूध जैसी खुशबू एक दूसरे से टकरा गईं। मुझे दर्द नहीं हुआ। मैंने अपनी ठोड़ी उसके मुलायम बिल्ली जैसे कानों पर टिका दी। अपनी बाहों में कांपते हुए उस छोटे से शरीर को महसूस करते हुए मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। सच कहूं तो मेरा भी अब काम पर जाने का मन नहीं करता। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। यमराज भी मेरी जान चाहते हैं। म्याऊं म्याऊं, मुझे थोड़ा और कसकर बांध कर रखना। इस जन्म में और अगले जन्म में भी मुझे कभी भागने मत देना। म्याऊं म्याऊं ने अचानक सिर उठाया। उसकी नीली आंखों में पहले कभी न देखी गई दीवानगी और खुशी फूट पड़ी। उसने दोनों बाहों से मेरा गला कसकर पकड़ लिया। उसकी 6 पूंछें पल भर में हम दोनों को पूरी तरह लपेटकर एक अटूट घेरे में बदल गईं। जी मालिक, म्याऊं म्याऊं आपको हमेशा 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 अपनी बाहों में छिपा कर रखेगी, चाहे स्वयं स्वर्गीय नियम ही क्यों ना हो। वे भी आपको देखने का अधिकार नहीं पाएंगे। अंधेरे में जंजीरों की हल्की आवाज गूंज उठी। लोहे की सलाखों से बंद उस कमरे के भीतर मैंने स्वेच्छा से अपनी आत्मा उसके हवाले कर दी। मुक्ति क्या है, अंधकार क्या है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस डूबा देने वाली दूध जैसी खुशबू में मैं सिर्फ इतना जानता था, मैं पूरी तरह उसके प्रेम में डूब चुका था। अपडेट आ गया। आखिरकार यान्देरे कैटगर्ल की कहानी फिर से अपडेट हो गई। जब से मैं म्याऊं म्याऊं की नरम और मोहक दुनिया में पूरी तरह डूब गया था, मेरी दुनिया सिमटकर इस 30 वर्ग मीटर से भी छोटे बेडरूम तक रह गई थी। हर सुबह मुझे अलार्म नहीं जगाता था, बल्कि मेरे टखने से बंधी सुनहरी जंजीर की खनकती आवाज जगाती थी। म्याऊं हमेशा बहुत जल्दी उठ जाती थी। वह मेरी ढीली ढाली सफेद शर्ट पहने रहती, जो हर समय उसके कंधों से फिसलने को तैयार रहती थी। वह एक आज्ञाकारी नौकरानी की तरह बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठती और हाथों में शुद्ध सोने की थाली लिए रहती, जिसमें बेहतरीन वाग्यू बीफ सजा होता। मालिक, आहा!
उसकी नीली आंखों में इतनी मीठी दीवानगी भरी होती कि जैसे शहद टपक रहा हो। वह बेहद सावधानी से खाना मेरे मुंह में खिलाती। अगर मैं चबाने में जरा भी देर कर देता तो वह डर से कांप उठती। उसके सिर पर खड़े सफेद बिल्ली के कान भी घबराकर झुक जाते। क्या म्याऊ का बनाया खाना मालिक को पसंद नहीं आया? म्याऊ अभी जाकर दोबारा बनाती है। उसे आंसू भराने की कगार पर देखकर मैं सिर्फ बेबस होकर उसके सिर पर हाथ फेर पाता और खाना निगल लेता। दैनिक जीवन में उसने मुझे सचमुच किसी सर्वोच्च देवता की तरह पूजना शुरू कर दिया था। यहां तक कि जब मैं गेम खेलता तो वह अपनी 6 फूली फूली बर्फ जैसी सफेद पूंछों को मेरी कमर के चारों ओर लपेट देती और दुनिया का सबसे नरम, सबसे शानदार कुशन बन जाती। मुझे सच में लगा था कि जिंदगी यूं ही मीठी और शांत चलती रहेगी। लेकिन फिर पतझड़ की पहली बरसाती रात आ गई। खिड़की के बाहर खून जैसी लाल बारिश हो रही थी। मैं म्याऊं की बाहों में सिर टिकाए शॉर्ट वीडियो देख रहा था कि अचानक मेरे टखने में असहनीय दर्द उठा। मैंने नीचे देखा। हमारे जीवन मरण के बंधन का प्रतीक, वह गहरी सुनहरी जंजीर, उसमें एक बेहद महीन दरार पड़ चुकी थी। कमरे में फैली वह दूध जैसी सुगंध जो हमेशा मुझे पूर्ण सुरक्षा का एहसास देती थी, अचानक बहुत हल्की पड़ गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अचानक कांच की दीवार के बाहर से किसी चीज के लगातार टकराने की भयावह आवाज आने लगी। बीमार हरी बिजली की चमक में मैंने देखा कि खिड़की के बाहर फटे पुराने सरकारी वस्त्र पहने, सूखे और भयावह चेहरों वाले असंख्य प्रेत दूत रेंग रहे थे। शुद्ध यांग शरीर की आभा बाहर निकल रही है, वे लालच से बड़बड़ा रहे थे। मजबूत कांच की खिड़कियों पर सफेद बर्फ जमने लगी। मकड़ी के जाले जैसी दरारें तेजी से फैलने लगीं। मैं डर के मारे पूरी तरह जड़ हो गया। लेकिन अगले ही पल एक जोड़ी ठंडी और मुलायम हथेलियों ने धीरे से मेरी आंखें ढक लीं। मालिक, मत देखिए। बाहर की गंदी चीजें मालिक की आंखों को अपवित्र कर देंगी। म्याऊं की आवाज अब भी उतनी ही मीठी थी, लेकिन उसके स्वर के भीतर अथाह हिंसा और बर्फ जैसी क्रूरता छिपी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि उसका छोटा सा शरीर अचानक हवा में उठ गया है। उससे निकलने वाला दबाव इतना भयानक था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी उंगलियों के बीच से मुझे केवल गहरी नीली दानवी अग्नि दिखाई दी। वह पल भर में पूरे कमरे को रोशन कर गई और बाहर मौजूद प्रेत दूतों पर टूट पड़ी। कोई लंबी लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ एक तरफा संहार। जब म्याऊ ने मेरी आंखों से हाथ हटाए, बाहर फिर से सन्नाटा छा चुका था। वे सारे प्रेत दूत चीख भी नहीं पाए थे। वे सीधे राख बन चुके थे। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। म्याऊ की हालत बेहद खराब लग रही थी। वह हवा से नीचे गिरी और लकड़ी के फर्श पर गिरते ही उसके होंठों के कोने से खून की पतली धारा बह निकली। बाधा बाधा कमजोर हो रही है। वह लगभग पागलों की तरह रेंगती हुई मेरे पैरों तक आई और मेरी टांगों को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून मेरी त्वचा में धंसने लगे। मालिक का शुद्ध यांग शरीर दिन ब दिन अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। मुझे दोबारा निशान लगाना होगा। उसकी आंखों में बीमार जुनून टपक रहा था। वह मुझे घूरते हुए धीरे धीरे अपनी सफेद शर्ट का पहला बटन खोलने लगी। मेरा गला सूख गया। मैं सहज रूप से पीछे हटना चाहता था, लेकिन टखने की जंजीर ने मुझे मजबूती से वहीं जकड़ रखा था। घुटन भरी निकटता और जानलेवा खतरा दोनों इस कमरे में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। और ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, ये 3 महीने से बंद पड़ा मुख्य दरवाजा अचानक क्लिक एक चाबी से बाहर से खोला गया। फिर प्रवेश द्वार की दिशा से एक बेहद परिचित चंचल आवाज सुनाई दी। भैया, आपके घर में ये लोमड़ी आत्मा जैसी गंध क्यों आ रही है? गजब हो गया, गजब हो गया। यह पॉजेसिव कैट गर्ल, बिल्ली कन्या, तो अब मेरे साथ और भी गहरा बंधन बनाने वाली थी। उसे पता चल गया था कि सिर्फ अपनी खुशबू से मुझे चिन्हित करना अब पर्याप्त नहीं रहा। स्वर्गीय नियमों को धोखा देना आसान नहीं था, इसलिए उसे मेरे ऊपर और गहरा निशान छोड़ना था। लेकिन जैसे ही उसने मेरी शर्ट का पहला बटन खोला और मैं अपने टखने में बंधी सुनहरी जंजीर के कारण वहीं जकड़ा हुआ घबराहट में पड़ा था, अचानक मुख्य दरवाजे का ताला चाबी से खुलने की आवाज आई। भैया, आपके घर में ये लोमड़ी जैसी अजीब खुशबू क्यों आ रही है?
एक किशोरी लड़की की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह आवाज मानो बर्फ के ठंडे पानी की बाल्टी बनकर कमरे के अंदर फैले खतरनाक और अजीब माहौल पर गिर पड़ी। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। यह आवाज शेन शियाओयू थी, मेरी सगी छोटी बहन जो अभी हाई स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन वह अचानक यहां कैसे आ गई? और उसके पास मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी भी थी। गया काम से मेरे दिमाग में बची हुई आखिरी समझदारी भी उसी पल टूटकर बिखर गई। अगर यह पहले की बात होती तो बहन का अचानक भाई के किराए के कमरे में आ जाना सिर्फ एक शर्मनाक घटना बनकर रह जाता। लेकिन अब मेरे सामने बैठी थी एक ऐसी प्राचीन और खतरनाक यानदेरे कैटगर्ल, जिसने कुछ देर पहले ही अपने हाथों से धातु का ट्यूनिंग फोर्क चकनाचूर कर दिया था, और अब वह मुझ पर अपना विशेष निशान लगाने वाली थी। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही शेन शियाओयू की आवाज सुनाई दी, मेरे ऊपर बैठी म्याऊं म्याऊं अचानक बिल्कुल स्थिर हो गई। कमरे का माहौल भी उसकी तेजी से बिगड़ती मानसिक स्थिति को महसूस कर चुका था। चारों ओर की हवा एक भयावह चेतावनी से भर गई। मादा। म्याऊं म्याऊं ने सिर झुका लिया। उसकी सफेद लटें चेहरे पर गहरी परछाइयां डाल रही थीं। सिर्फ उसकी वे नीली आंखें चमक रही थीं, जिनमें अब ऐसा खतरनाक प्रकाश था कि किसी की भी रूह कांप जाए। एक और मादा। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी हो गई। वह भी मालिक की हवा में सांस ले रही है। उस स्वर में ऐसा अहंकार और विनाश छिपा था, मानो कोई देवी पूरे संसार का फैसला सुना रही हो। तभी बाहर गलियारे में सूटकेस घसीटने की आवाज सुनाई दी। शेन लेई, दिन दहाड़े दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? अंदर क्या चल रहा है? पूरी तरह बेखबर शेन शियाओयू ने आधा खुला बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अगले ही पल चारों आंखें आपस में टकराईं। पूरा कमरा मौत जैसी ठंडी खामोशी में डूब गया। दरवाजे पर खड़ी शेन शियाओयू अपने गुलाबी सूटकेस को पकड़े हुए थी। जब उसने देखा कि मैं अस्त व्यस्त कपड़ों में बिस्तर पर पड़ा हूं और एक बेहद खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की मेरे ऊपर बैठी है, तो उसके चेहरे का घृणा भरा भाव तुरंत अविश्वसनीय सदमे में बदल गया। शेन ले, तुम घर में बैठकर ऐसा अजीब खेल खेल रहे हो? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अभी अभी मौत के दरवाजे पर नाच कर आई है। नहीं शियाओयू, भागो, अभी इस कमरे से निकल जाओ! मैं पूरी ताकत से चीखा। मैंने अपने टखने में धांसी सुनहरी जंजीर की परवाह भी नहीं की, जिसने मेरी चमड़ी तक छील दी थी। मैं पूरी शक्ति लगाकर म्याऊं म्याऊं को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। म्याऊं म्याऊं के पीछे की 6 बिल्ली जैसी पूंछें अचानक खड़ी हो गईं। वे किसी तलवार की तरह सीधी तन गईं। उसकी उंगलियों के सिरों पर गहरे नीले रंग की रहस्यमयी अग्नि भड़क उठी। उसने मालिक की हवा को दूषित कर दिया, सब कुछ दूषित कर दिया। म्याऊं म्याऊं ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी शेन शियाओयू पर टिक गई। उसके चेहरे पर अब केवल हत्या की इच्छा बची थी। मार डालूंगी। जब वह राख बन जाएगी तो मालिक फिर सिर्फ म्याऊं म्याऊं का होगा। बात पूरी होने से पहले ही वह नीली अग्नि, जो अधोलोक के दूतों तक को पल भर में भस्म कर सकती थी, सीधे शेन शियाओयू के चेहरे की ओर उड़ गई। म्याऊं म्याऊं, हिम्मत मत करना। वह मेरी सगी बहन है। हम दोनों की रगों में एक ही खून बहता है। उस एक पल में जब मौत सामने खड़ी थी, मैंने इंसानी सीमाओं से परे गति हासिल कर ली। मैंने झपट कर म्याऊं म्याऊं की कमर पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे पीछे अपनी बाहों में खींच लिया। नीली अग्नि शेन शियाओयू के सिर के ऊपर से गुजर गई। अगले ही क्षण पत्थर का मजबूत दरवाजा पिघल गया और उसमें एक विशाल छेद बन गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। शेन शियाओयू का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि अभी अभी वह सचमुच मौत के बिल्कुल सामने खड़ी थी।